विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना आवश्यक है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात क्रियाफल या उत्पाद प्राप्त होता है, तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों की क्रिया को जिन सूत्रों या संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनने आपस में क्रिया करी और क्रिया करके ये बनाया 2NH3 अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्रिया करके अमोनिया बनाई। तो हमने इन तत्वों के संकेत लिखे, सूत्र लिखे, तो एक हमें जो मिला है एक लाइन, ये कहलाई रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में क्रिया जो भाग ले रहे हैं क्रिया में, उनको कहा जाता है क्रियाकारक, या इनका एक और नाम होता है अभिकारक। और क्रिया के बाद जो बनता है ये कहलाता है उत्पाद, या इसे कहते हैं हम क्रियाफल। क्रियाकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और क्रियाफलों को दाईं ओर लिखा जाता है, और क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में एक एरो का चिन्ह लगाया जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रही है। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। मीन्स ये है कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया के पश्चात जो पदार्थ बना लेते हैं उत्पाद, उस उत्पाद को वापस से हम क्रियाकारक के अंदर नहीं बदल सकते हैं। यानी एक बार रासायनिक क्रिया जो हो गई वो परमानेंट हो गई, स्थायी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना, एक बार जंग लग गई तो उस लोहे को हम वापस उसके पूर्व रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। दूध का दही में बदलना, एक बार दही बन गया उसको वापस हम दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो भोजन का पचना, भोजन का पकना, फलों का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर देखिए अगला परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में पदार्थ की अवस्था बार बार हम बदल सकते हैं। जैसे एक बार क्रियाकारक से क्रियाफल बन गया, क्रियाफल में कुछ परिवर्तन करके वापस हम क्रियाकारक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोहे के अंदर हमने चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर दिया और वापस से उस लोहे को हम विचुंबकित कर सकते हैं। बर्फ को हम पानी में बदल सकते हैं, पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं। पानी को हम जल वाष्प में बदल सकते हैं उबालकर, और उस जल वाष्प से वापस हम पानी का निर्माण, जल का निर्माण कर सकते हैं। यानी ताप, दाब, आयतन की कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन करके हम पदार्थ की ए अवस्था को बी में और बी को वापस ए में बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया है ये आती है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है संयोजन मीन्स यहाँ पर दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया तीसरा पदार्थ बनाएंगे, यानी दो पदार्थों का संयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनने क्रिया करके क्या बनाया, जल का निर्माण कर लिया। ठीक, तो ये दो पदार्थ ने क्रिया करके एक तीसरा पदार्थ बनाया, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, जहाँ दो पदार्थ आपस में संयोजित होते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसके यहाँ नीचे की तरफ उस पदार्थ की अवस्था लिखी जाती है।
कि वो किस अवस्था में है। जैसे हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है और जल लिक्विड अवस्था में है। तो गैस है तो उसको G लिखेंगे, सॉलिड है ठोस है तो S लिखेंगे और लिक्विड है तो AQ लिखा जाता है और कभी कभी L भी लिखा हुआ होता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है वियोजन, टूटना, अपघटन होना। एक और नाम है इसका अपघटन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, FeSO4, ये 2FeSO4 ये टूटेगा, Fe2, हाँ ये सॉलिड स्टेट में है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी सॉलिड रहेगा और इसी के साथ बनेगी SO2 गैस और SO3 गैस, इनका निर्माण होगा। तो यहाँ FeSO4 फेरस सल्फेट का वियोजन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजन हो रहा है। इसके बाद अगला देखिए, ऊष्माक्षेपी, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के पश्चात बाहर की तरफ ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिया हमने चूना पत्थर, ऐसे लिखा हमने, सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने जल में घोला, ठीक, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। अरे हमने देखा है चूने को हम पानी में घोलते हैं तो चूने का पानी बनता है और जिस भी पात्र में घोलते हैं वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, यानी वातावरण में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। फिर अगली अभिक्रिया देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, मीन्स के ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए बाहरी वातावरण से ऊर्जा दी जाती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 प्लस I2, ये सब गैसियस स्टेट में है और इनकी क्रिया होने पर बना हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी होता है गैसीय अवस्था में। तो इस क्रिया के लिए हमें इसको गर्म करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाकर ये क्रिया संपन्न होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण होता है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया के बारे में आप सब जने जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो ये अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे 6CO2 अवस्था चाहे तो हम लिख सकते हैं प्लस 12H2O AQ, अभिक्रिया हुई, बना C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुई, इसलिए इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा गया। ये देखिए, इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक समूह का विस्थापन हो जाता है। देखिए कैसे होता है, ये लिखा मैंने FeSO4 फेरस सल्फेट, ये AQ स्थिति में है, इसकी क्रिया हमने कराई कॉपर से, सॉलिड स्टेट में। क्या हो जाएगा क्रिया के बाद, ये
CuSO4 और क्या बन जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा और ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस समूह का विस्थापन कॉपर के साथ हो गया, कॉपर सल्फेट बना और आयरन अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया कहलाई विस्थापन अभिक्रिया। अगली आती है द्विविस्थापन।